नमस्कार। आज इस वीडियो में हम दो ऐसे जानवरों की कहानी पढ़ेंगे जो अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। तो स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में, जहां क्लास 9th के पाठ दो बैलों की कथा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह पाठ मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं, जिनके नाम है हीरा और मोती। ये दोनों बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक है, क्योंकि ये जो कहानी है ये उस समय की कहानी है जब हमारा देश स्वतंत्र था। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की स्वतंत्रता को दिखाना चाहता है, क्योंकि ये कहानी स्वतंत्र भारत के समय की है, जिनमें प्रेमचंद जी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय लोगों की स्वतंत्रता को उजागर किया है। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। वैसे तो हिंदी साहित्य में प्रवेश पाते ही जो पहला नाम हमें सबसे पहले पता चलता है वो होता है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी से पीछा छूट जाने के बाद भी, जब हम हिंदी आगे नहीं पढ़ रहे उसके बाद भी हमें अगर साहित्यकार कोई पूछ लिया जाए तो वो एक नाम ही याद होता है, वो होता है मुंशी प्रेमचंद। तो हम जान लेते हैं कि क्या ऐसी खासियत है जिसकी वजह से हमें सिर्फ मुंशी प्रेमचंद ही याद रह जाते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए घर की जिम्मेदारियां असमय ही उनके कंधों पर आ पड़ी। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही उन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हो गए। सन 1920 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया, यानी ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके, साहित्य के द्वारा लोगों में देश के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास उन्होंने किया। उनका जो वास्तविक रियल नेम था वो था धनपत राय। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से वे लिखने लगे। उन्होंने अपना छापा खाना खोला, यानी प्रिंटिंग प्रेस खोली, तथा हंस नामक पत्रिका मैगजीन का उत्पादन का काम भी किया। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियां हैं मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। करबला और प्रेम की वेदी नामक उनके दो छोटे नाटक भी है। उनके द्वारा लिखित निबंध, कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकल्पों में संकलित है। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को, जैसे कि दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुत विवाह, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली अपना साहित्य लिखा है। चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा। जो ये पाठ है दो बैलों की कथा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले लेखक ने ये बताना चाहा है कि जानवरों में सबसे मूर्ख जानवर होता है गधा, और दूसरे नंबर पे कैटेगराइज किया है कि सब पहले नंबर पे होता है गधा, दूसरे नंबर पे होता है बैल। बैल को दूसरे नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि गधे के कोई इमोशंस नहीं होते, चाहे सुख हो या दुख हो, कुछ भी हो, वो हमेशा अपने एक जैसा ही रहता है। लेकिन बैल को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। जानवरों में गधा सबसे कम बुद्धि का माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और उसकी सहनशीलता। वह सुख दुख हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा था। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि प्रेमचंद जी ने गधों से तुलना की है भारतीयों की। गधों से मतलब यानी कि उनको गधा नहीं बोला, इसका मतलब यहाँ पे कहा जा सकता है कि जिस प्रकार गधे सीधे शरीफ होते हैं, अपनी शराफत की वजह से वो लोग उनकी सीधेपन का फायदा उठाते हैं, उनसे जितना मर्जी काम करा सकते हैं। उसी तरीके से जो भारतीय हैं वो भी इतने सीधे सरल होते हैं कि किसी से कोई किसी तरह की कोई चू तक नहीं कर सकते। परतंत्र भारत की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है। ये जब हमारा देश गुलाम था, ये उस समय की बात हो रही है कि उनको जैसा कहा जाए वो वैसा कर देते हैं। तो सीधेपन की वजह से कहा जा रहा है। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है और वो है बैल। बैल को दूसरे नंबर पे क्यों कैटेगराइज किया लेखक ने? क्योंकि कभी कभी वो अड़ भी जाता है, जिद पे भी अड़ जाता है, इसलिए उसको दूसरे नंबर पे रखा है। अब यहाँ कहानी में क्या कहा गया है कि झूरी काची, यानी दो
दंपति है, हस्बैंड वाइफ है। जो हस्बैंड है वो है झूरी, पाची जो है उसकी पत्नी है। उनके पास 2 बैल हैं जिनके नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के हैं। पछाई उनकी जाति के बारे में बताया गया है। कैसे हैं वो दोनों बैल? दिखने में सुंदर हैं, काफ़ी सुडौल है, काफ़ी हेल्दी है और चौकस बैल है, काफ़ी एक्टिव बैल है। लंबे समय से दोनों बैल साथ रहते हैं, तो उनमें गहरा प्यार है, प्रेम हो गया है। अब वो दोनों बैल कैसे अपने प्रेम को प्रकट करते हैं? वो साथ-साथ खाना खाते हैं, खेलते हैं, ढोल-ढप्पा करते हैं। एक-दूसरे को चाट सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे। आँखों से ही एक-दूसरे की बात को समझ लेते थे। जानवर तो बात नहीं कर सकते। कई इमोशंस ऐसे होते हैं जो बिना बोले भी समझे जा सकते हैं या समझाए जा सकते हैं। संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया, यानी अपनी वाइफ के घर भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, अतः वे अड़ गए। उनको लगा कि बेच दिया, लेकिन जूरी ने उन्हें बेचा नहीं था, काम करने के लिए उसने ससुराल में भेज दिया था। अब जानवरों को कौन एक्सप्लेन करे? तो झूरी का साला, यानी जो झूरी की पत्नी का भाई था, उन्हें आगे धकेलता हुआ और वो पीछे जोर लगाते हुए, यानी वो उनको आगे पुश करता चलने के लिए, लेकिन वो बैल जो है वापस अपने घर की जाने के लिए कोशिश करते। मुश्किल से वे शाम को अपने नए घर पहुंचे। कहाँ पे? गया के घर। वहाँ भी उनका मन नहीं लगा और उन्होंने चारे में मुँह ना डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। यानी यहाँ पे एक तरीके से बात कर सकते हैं कि उनसे किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई या उनसे कुछ भी, और उनको बिना बताए उनको वहाँ भेज दिया और उनको वहाँ पे मन नहीं लग रहा। अब वो काफ़ी समय से वहाँ झूरी के पास रह रहे हैं, अब एकदम से नए घर, नई जगह गए हैं तो उनका मन नहीं लग रहा, जिसकी वज़ह से वो खाना भी नहीं खा रहे। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक-दूसरे को देखा। कनखियों यानी तिरछी निगाहों से, यानी एक प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है। चुपचाप सलाह की और पगहे तोड़कर, यानी जिससे उनको बाँध रखा था, झूरी के घर चल पड़े, यानी जहाँ उनका मालिक रहता था। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा, तो गदगद हो गया, तो उनको देखकर प्यार उसके मन में उमड़ आया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। विद्रोह भरा स्नेह छात्रों, यहाँ पे उनको गुस्सा भी था और अपने मालिक को देखकर उनके मन में प्यार भी। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर कूद हुई। क्यों कूद हुई? क्योंकि उसके भाई के घर से वो दोनों भाग कर आ गए। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाएं तो कैसे? झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से रह गया। यानी अच्छा खाना खाने को उनको नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा था कि इसके भाई के घर से वो भाग कर आ गए। अब दूसरे दिन क्या था? जो गया था वो दोबारा हीरा और मोती को लेने के लिए आ गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा, यानी वो अब दोबारा उनको अपने घर ले गया। और पहले तो वो रस्सी तुड़ाकर भाग आए थे, लेकिन इस बार उसने क्या किया, उन दोनों को बहुत मोटी रस्सी से बांधा और इस बार उनके सामने सूखा खाना डाला। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था और उन दोनों को ये लगा कि हमारा अपमान है। अगले दिन उन्होंने हल से जुतने से इनकार कर दिया और उन्होंने उसके खेत में काम करने से मना कर दिया। मतलब वो ढीठ हो गए, वो अड़ गए, वो काम नहीं करना चाहते। झूरी के साले ने खींच कर, यानी उसको गुस्सा आ रहा था, वो इरिटेट हो रहा था, उनकी नाक पे खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस ना हुए। जब आपके अंदर किसी काम को करने की इच्छा ना हो ना, तो आपको कितना ही प्रेशराइज क्यों ना किया जाए, आपको कितना ही मारा पीटा क्यों ना जाए, आप वो काम नहीं करोगे। काम करने की इच्छा, कोई भी काम हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे गेम खेलना हो या कोई भी किसी तरह का किसी की हेल्प करना हो या अपना खुद का कोई काम करना हो, जब तक आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी नहीं आएगी ना, वो क्वालिटी वर्क और मन से खुश होकर काम नहीं होगा। तो हीरा मोती के साथ भी यही हो रहा था। उनका मन नहीं था। क्यों मन नहीं था? क्योंकि उनके मालिक से वो दूर हो चुके थे, इसलिए वो गुस्से में काम भी नहीं करना चाहते थे। उल्टे हल लेकर भाग गए और वो उसके हल लेकर खेत में भागने लगे। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब कुछ टूटकर बराबर हो गया। अब ऐसे ज़ोर-ज़ोर से भागेंगे तो सब टूटेगा ही। दोनों बैल इतने सुडौल है, इतने हेल्दी है, परंतु गले में लंबी-लंबी रस्सियाँ थी, इसलिए पकड़ लिए गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियाँ लेकर आई। रोटियाँ खाकर हीरा मोती की जो आत्मा थी वो प्रसन्न हो गई। अब यहाँ पे जो भैरव है, भैरव वो है गया का बड़ा भाई, उसकी जो बेटी है उसका नाम है, जो यहाँ नन्ही लड़की है यहाँ पे उसकी बात की जा रही है और उसकी जो सौतेली माँ है उस बच्ची की, यानी भैरव की दूसरी शादी। यानी उस नन्ही बच्ची की पहली माँ नहीं है, दूसरी माँ उस पे अत्याचार करती है, तो इसलिए उन नन्ही बच्ची को भी इन दोनों बैलों पर उसी तरह दया आई जैसे ये सौतेला
व्यवहार उसके साथ कर रहे थे, इसलिए वो दोनों के लिए रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया वह भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप रह जाते, क्योंकि गुस्सा उन्हें भी आ रहा था, उसके साथ भी अत्याचार हो रहा था। अगली रात उन्होंने रस्सी तुड़ाकर भागने की योजना बनाई। वह रस्सी को कमजोर करने के लिए उसको चबाने लगे, यानी उसको खाने लगे। परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी और उसने दोनों की रस्सियों को खोल दिया। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण भागे नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम भाग जाएंगे तो सब समझ जाएंगे कि यही हमें प्यार करती है, यही हमें रोटियां खिलाती है, यही हमारे पास आती है, तो इसी ने हमें खोल दिया होगा। पर लड़की थोड़ी सी चालाक निकली। उसने क्या किया, लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। और उसने जानबूझ के शोर कर दिया ताकि बैल दोनों भाग जाएं यहाँ से और उस लड़की के ऊपर भी ब्लेम ना आए कि इसने इन बैलों को भगाया है। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उनका पीछा किया। गांव के और लोग भी पीछे हो गए। दोनों रास्ता भटक गए, यानी वो अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, उनको बस यहाँ से भागना है, वहां से निकलना है, तो दोनों अंधाधुंध भागे जा रहे हैं और रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। क्यों उछलने कूदने लगे? वो इसलिए उछलने कूदने लगे क्योंकि उनके अंदर अब अपनी स्वतंत्रता की खुशी है और वो उस स्वतंत्रता को अब इंजॉय कर रहे हैं। अचानक उनके सामने बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों उस सांड को देखकर डर गए। मुकाबला कैसे करें? हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करते। उन्होंने यकीन किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता। सांड को दो दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और उसको छोड़ दिया। यानी सांड उनसे स्ट्रांग था, लेकिन वो दो थे, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया यहाँ पर। सांड उनको मार गिराता अगर वो अपनी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। तो दोनों ने प्लानिंग की कि एक पर प्रहार करेगा तो दूसरा अटैक करेगा, तो फिर दूसरे पर अटैक करेगा तो पहला उसको मारेगा। तो इस तरीके से वो जीत गए सांड से। विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाने शुरू ही किए थे कि दो आदमी लाठियां लेकर आ गए। हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया। पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया, मतलब वो उसको छोड़कर भागा नहीं। यहाँ पे मित्रता की बात हो रही है कि इतनी गहरी दोस्ती है, ये वो चाहता तो वो उसको छोड़कर भाग सकता था। कि जानवरों के बीच की भी मित्रता को उजागर यहाँ पर किया गया है। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस उसको कहा जाता है जहाँ पे जानवरों को कैद करके रखा जाता है, जहाँ पर उनको बेचा जाता है, जहाँ पर उनकी बोली लगाई जाती है। तो दोनों को कांजी हाउस में कैद कर दिया गया। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। वहां पहले से कई भैंसे, बकरियां, घोड़े तथा गधा थे, यानी पहले से ही वहां जानवर कैद थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। अब यहाँ जब आप कहानी पढ़ रहे हो तो कहानी में आपको पता चल रहा है कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए। पहले उनको लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया उनकी मर्जी के बिना, उनसे किसी तरह का कुछ पूछा भी नहीं। फिर भी वो वहाँ से भाग आए अपनी स्वतंत्रता पाकर, फिर उन्हें वापस वहाँ भेज दिया गया। वहाँ से स्वतंत्रता पाई तो उसकी स्वतंत्रता की खुशी में वो अपने आप को एन्जॉय, अपने उस माहौल को एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन उनको दोबारा से बंदी बना लिया गया, दोबारा वो परतंत्र हो गए। और तो उसी स्वतंत्रता को पाने के लिए वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो इन जानवरों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने परतंत्र भारतीयों की भी कहानी को कहा है कि वो भी अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए किस किस तरह के संघर्ष कर रहे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी कि उनको भूख लग रही है, कुछ नहीं मिला तो वो दीवार की मिट्टी चाट रहे हैं। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी, यानी उसे गुस्सा आ रहा है। एक तो वो कैद है, ऊपर से उनको खाने को कुछ नहीं दे रहे, तो उसको गुस्सा आया हीरा को। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया और जो बड़ा सा बरांडा जिसे बोलते हैं, एक बड़ा सा ग्राउंड टाइप था, उस पे उसने दीवार से अपने सींगों से दीवार पे हमला किया। हर बार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा का उद्दंडपन देखकर उसे कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांधे। उद्दंडपन यानी वो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था और ऑब्वियस से दीवार टूट जाती तो वो वहां से भाग जाते। मोती ने उसे चिढ़ाया। मोती ने उसको चिढ़ाते हुए कहा। हीरा ने जवाब दिया, बंद गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आजाद हो जाती। अब मोती के भी अंदर जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश के बाद उसने लगभग आधी दीवार
गिरा दी। यानी हीरा पहले ये काम कर रहा था, लेकिन हीरा को पकड़ लिए जाने की वजह से उसको मोटी रस्सी से बांध दिया, तो वो काम हीरा नहीं कर सकता, तो अब उसके स्थान पर मोती ये काम कर रहा है और 2 घंटे तक काफ़ी कशमकश के बाद उसने वो दीवार गिरा दी। अब जानवरों की जान में जान आई, यानी जो मरे से जानवर पड़े थे, जिनकी जान वो जो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जो अपनी गर्दन तक नहीं उठा पा रहे थे, स्वतंत्रता की भूख सबको इतनी प्यारी होती है कि उस स्वतंत्रता को देखकर वो सब जो थे उनकी जान में जान आ गई। जो अभी तक हिल-डुल भी नहीं पा रहे थे, वो सारे खड़े हो गए। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली, फिर बकरियाँ और भैंसें भागी। गधे वहीं खड़े रहे, यहाँ पे गधे आ गए सीधेपन की वजह से, वो खड़े रहे वहाँ पर। बोले भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएँगे, यानी उनका सीधापन है। उनको पता है कि हम दोबारा पकड़ लिए जाएँगे, तो वो इसलिए भागना नहीं चाहते कि दोबारा हमें लाकर यहीं कैद कर दिया जाएगा। मोती ने उन्हें सींग मार-मार कर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता? हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारियों में खलबली मची। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की। मरम्मत का मतलब उसकी खूब पिटाई की और मोटी रस्सी से उसको भी बांध दिया। अब क्या हुआ? हीरा मोती तो बंदी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे जानवरों को भगाया, कोशिश की भागने की, तो वो खुद तो कैदी हो गए। अब वो खुद मोटी रस्सियों से बंधे हुए हैं, लेकिन बाकी जो जानवर थे वो सारे वहाँ से भाग गए। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ ना मिला, बस दिन में 1 बार पानी मिलता था। दोनों की ठठरियाँ निकल आईं, ठठरियाँ यानी हड्डियाँ, यानी अभी शुरू में हमने पढ़ा था कि दोनों कितने स्ट्रॉन्ग जानवर थे, कितने सुडौल थे और अब दोनों को खाना नहीं मिल रहा है, इस वजह से दोनों की हड्डियाँ निकल आई है। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी, यानी उनको बेचने के लिए निकाला गया। कोई भी खरीदार उन्हें नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि सबको स्ट्रॉन्ग चाहिए, सबको मेहनती चाहिए। अब ऐसे कमज़ोर बैल कोई लेगा तो काम तो वो कर नहीं पाएँगे। तो इसलिए किसी ने उनको नहीं खरीदा। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई समझते हैं? जो जानवरों का मांस बेचते हैं और उसने उन दोनों को खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों डडियल कसिया इसके साथ चल पड़े। वे अपने भाग्य को कोसने लगे, लेकिन अब वो हताश और निराश हो चुके हैं क्योंकि अब उनके शरीर में जान नहीं है और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप किसी चीज़ के लिए संघर्ष करते रहते या तो आपको सफलता मिल जाती है या कई बार ऐसा होता है आप हताश, निराश हो जाते हैं और आपके अंदर की जो एक आशा होती है वो निराशा में बदल जाती है। तो वही सिचुएशन हीरा और मोती के साथ भी हुई और उन्होंने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाए जाता था, रास्ते में उन्हें गाय-बैलों का ग्रुप नज़र आता, वे सभी प्रसन्न होकर उछल-कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कोई चिंता ही नहीं है। यानी वो सोच रहे हैं कि सारे हँसी-खुशी से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इनको क्या हम दिखाई नहीं दे रहे हम दुखी हैं, हम इतने कमज़ोर हैं, हम इतने परेशान हैं। सहसा हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने-पहचाने और उनको लगा कि ये रास्ता तो जाना-पहचाना है। अब दो उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी। क्यों? क्योंकि अब उनको वो जो अननोन जगह थी वो नोन लगने लगी, वो जानी-पहचानी लगने लगी। जल्दी ही झूरी का घर नज़दीक आ गया और वो जगह कौन-सी थी? झूरी के घर की। वे तेज़ी से भागने लगे और थान पर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखा और दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। डड़ेल कसाई ने बैल की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। घड़ियल भागा। मोती ने उसे और भगाया तथा गांव से दूर कर दिया। झूरी ने निहाल होकर नांदों में खली, भूसा, चौकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यानी प्यार तो उसमें भी था ही, बस उसको गुस्सा इस बात का था कि मैंने अपने भाई के घर इन्हें काम करने के लिए भेजा था और ये वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन प्यार तो वो करती थी, काफी समय से वो झूरी के साथ रह रहे। तो ये पार्ट बहुत ही आसान है। इस पार्ट में सिर्फ जो मुंशी प्रेमचंद लेखक है, उन्होंने सिर्फ स्वतंत्र भारतीयों की कहानी को उजागर किया है कि जानवर हो या इंसान, स्वतंत्रता किसी को नहीं भाती, किसी को नहीं अच्छी लगती, सबको स्वतंत्र होना अच्छा लगता है और स्वतंत्रता को पाने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। ये नहीं हम हताश और निराश हो जाए। हमें स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम संघर्ष करते रहेंगे। तो आशा है पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानियाँ हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं और इस पाठ का पहला प्रश्न है कि कांजी हौस में कैद पशुओं की
हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी हाउस में पहले ही बता चुकी हूँ, कांजी हाउस उसे कहा जाता है जहाँ पर पशुओं को कैद करके रखा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखा तथा भागने ना दे। इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी कि मान लो सुबह 10 थे या कोई भाग गया तो अब 9 बचे हैं, और अगर कोई जानवर भाग गया है कैद से तो उसका तुरंत पताया लगाया जा सके। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अब जाहिर सी बात है, वो जो छोटी बच्ची हम जानते थे वो भैरों की बेटी थी और उसकी जो माँ थी वो सौतेली थी, उसकी सगी माँ नहीं थी। तो जो छोटी बच्ची थी उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसकी आत्मीयता हो आई उसके मन में, उन दोनों के प्रति प्रेम उमड़ आया। वो समझ गई कि जिस प्रकार मैं अपनी माँ से बिछड़कर अलग हूँ, उसी प्रकार ये भी अपने असली मालिक से बिछड़कर यहाँ है। उसे लगा कि वह भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर है, और इसलिए वो उनके कष्टों को समझ सकती थी। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? नीति विषयक यानी जो मॉरल टॉपिक्स है उभर कर आए हैं। पहला, कि दो बैलों की कथा के माध्यम से यानी इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया। तो उनके आपस के बीच के इमोशनल संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, सिर्फ इंसानों का ही नहीं, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती यानी आसानी से नहीं मिलती, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखे हैं कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण हैं। यानी मान लीजिए कि कोई सीधा साधा है तो हम उसे मूर्ख कह देते हैं कि ये तो मूर्ख है। जो चालाक है हम उसको कह देते हैं शार्प माइंड है, मास्टर माइंड है। तो जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है, अन्याय के प्रति आक्रोश प्राय सभी में होता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा, उसके चेहरे पर स्थायी विषाद यानी एक दुख हमेशा छाया रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ कहा जाता है। यह सद्गुणों का नादर ही तो है, अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये बहुत जगह हमने देखा है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर ही अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। देखिए, सारे जो चैप्टर में पढ़े उसी में से है, कुछ भी अलग नहीं है। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर भी वह बंधक बनने के लिए स्वयं लौट आया क्योंकि उसका मित्र वहां फंसा हुआ था। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा के ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। तो इन सब पॉइंट्स के आधार पर हीरा और मोती की दोस्ती का पता चलता है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, चाहे इस पाठ में जो है जानवरों की आत्मीयता को, भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है, लेकिन एक लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद जी है, तो इसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी का ही नजरिया पता चलता है कि उनके क्या विचार हैं
कि प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का सम्मान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है यानी पूजा के योग्य है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा इन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की हैं। इससे स्पष्ट है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट थे, वो कहते इसको मार के भाग जाते, तो यहाँ प्रेमचंद जी का ही नजरिया पता चलता है कि वो औरतों के प्रति किस सम्मानजनक सोच के वो आदी थी। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। यहाँ प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। आपको स्टोरी मालूम है, हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते। इसे स्पष्ट है कि पशु स्नेह का भूखा होता है, प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। जैसे इंसान का होता है टिट फॉर टैट, जहाँ प्यार मिलेगा वो प्यार बांटेगा, जहाँ गुस्सा या क्रोध या दुश्मनी मिलेगी वहां पे वही वो रिएक्ट करता है। तो सेम यही चीज पशुओं के साथ भी होती है। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती के इस कथन की निम्नलिखित विशेषता उभर कर आती है कि वह आशावादी है। आशावादी यानी पॉजिटिव सोच रखने वाला है, वो आगे भी उम्मीद रखता है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस खेद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है यानी सेल्फिश नहीं है कि दीवार टूट गई तो खुद ही भाग जाए, बाकियों को छोड़ जाए। स्वयं भागने की बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने दिया। इस कथन से मोती की दयालुता भी दिखती है, उग्रता भी दिखती है तो बलिदान की भावना भी उजागर होती है। वह साहसी है, वह बहादुर है, किसने ऐसा कार्य किया, नहीं तो डर के वो भी और पशुओं की तरह चुपचाप बैठ सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है, यानी जो जानवरों की मूक भाषा होती है उसकी बात हो रही है। यहाँ लेखक का आशय पशुओं की आपसी स्नेह से है। पशु एक दूसरे के विचार, भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं जो मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है तथा सभी जीवों में श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी प्रेम तथा भावनात्मक संबंधों के प्रति जागरूकता पशु में अधिक देखने को मिलती है। ये बहुत आसान सा था, ये हम डिस्कस भी कर चुके थे कि जो इंसान है उसके अंदर स्वार्थ भी आ जाता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं है। वो अपने भावात्मक संबंधों को, अपने विचारों को बिना बोले भी बहुत ही आसानी से एक दूसरे तक एक्सप्रेस कर देते हैं। अगला है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये वो वाला इंसिडेंट है जब वो लड़की उनको खाना देने आती है। इतने बड़े बड़े बैल हैं, उनका रोटी से क्या होगा, वो भी एक एक दो दो रोटी से। तो यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया कि उनको पेट भरने से मतलब नहीं, उनको जो प्यार से, प्रेम से जो रोटी खिलाई जा रही है, उनकी भूख को शांत की जा रही है, यह उसका मतलब है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उसे एक छोटी सी लड़की द्वारा दी गई रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि लड़की से उनको आत्मीयता हो गई थी, यानी अटैचमेंट हो गई थी। हीरा और मोती ने, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही कि आप के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन आपको कुछ दुख भी झेलने पड़ेंगे। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार व्यक्त करें। जैसे आप एग्जाम में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो आपकी नींद खराब होगी, आपका दिन का सुकून, आपका जो टीवी देखने का टाइम है वो सब जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो सब चीजें थोड़े दिन रोक कर, तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो कुछ पाना है तो कुछ खोना भी है, इसका मतलब यहाँ ये है। तो हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार, यानी छात्रों को अपने विचार देने कि आपकी क्या सोच है। तो ये वैल्यू बेस्ड यानी मूल्यपरक प्रश्न है, इसमें आपको अपनी सोच के अकॉर्डिंग आंसर देना है।
तो हीरा और मोती पर बहुत अत्याचार किए गए, उनका शोषण किया गया, परंतु हीरा और मोती ने इसे चुपचाप सहने के बजाय इसके विरुद्ध आवाज उठाई। वो चाहते तो वो मूक रह सकते थे, वो जो चल रहा था चलते रहने देते, परंतु उन्होंने ऐसे नहीं किया। भले ही इसके लिए उन्हें बहुत दुख सहना पड़ा तथा बहुत कष्टों का सामना भी करना पड़ा। अगर वो चाहते तो चुपचाप जूही के घर से गया के घर जाकर आराम से रह सकते थे। थोड़ा सा कम प्यार वहाँ मिलता पर रह सकते थे, पर उन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई और इसकी वजह से उनको बहुत चीजें सहनी पड़ी। अपने मालिक पर अगाध स्नेह होने के बावजूद उन्हें गया अपने साथ ले गया, यह उन्हें मंजूर नहीं था, परंतु फिर भी अपने मालिक के लिए वे गया के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। गया का व्यवहार उनके प्रति कुछ ठीक नहीं था। वो उन्हें दिन भर भूखा रखता तथा सख्ती से पूरा काम करवाता था। पशुओं के प्रति मनुष्य का ये व्यवहार गलत है, अनुचित है। सहन शक्ति भी एक हद तक जवाब दे जाती है। हीरा और मोती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके असंतोष ने भी विद्रोह का रूप ले लिया। ऐसा होना स्वाभाविक था। सबसे पहले हमें आशय का मतलब ही समझना है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर तो आप जितने नंबर का उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग दो कि कितने मार्क्स का है, ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करना, मेन मेन पॉइंट देने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। अगला है क्या आपको लगता है कि ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? हाँ, हमें लगता है। क्यों? क्योंकि ये कहानी सबसे पहले तो देश आज़ाद होने से पहले की कहानी है और ये एक स्वतंत्रता पूर्व लेखक रह चुके हैं प्रेमचंद जी, और इनकी रचनाओं में भी इनका प्रभाव देखा जाता है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे छूटी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। यहाँ हीरा मोती के साथ भी यही हो रहा था, उन्हें बंदी बनाकर रखने की कोशिश की जा रही थी। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है कि यहाँ जो भारतीय है वो है हीरा मोती और जो अंग्रेज है वो है गया, और जो लोग उनका शोषण कर रहे हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही यानी सरलता से नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो भी कॉन्टिन्यू। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना शोम विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार परोक्ष रूप से कहानी आजादी की भावना से जुड़ी है। तो इस प्रकार इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत आसानी से समझ आया होगा, बहुत ही सरल, जो समस्या होगी वो भी आपकी हल हो चुकी होगी। उसके बाद भी अगर आपको इससे डिफरेंट कोई क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आप नहीं दे सकते या नहीं दे पा रहे हैं, या आपको कहीं से कोई और प्रश्न इस पाठ से संबंधित मिलता है और आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। आप कमेंट जरूर कर दें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगी। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, व वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।